थैंक यू सो मच। और मेरा ख्याल है विदाउट फर्दर डिले वी शुड स्टार्ट ऑन एंटी एमेटिक्स। मतलब हम सारे यूज़ करते हैं, तो वी यूजुअली आस्क के व्हाट काइंड ऑफ एंटी एमेटिक्स मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो कोई शेयर करना चाहे हाँ जी, अपना मैं एक्सपीरियंस? शेयर करता हूँ। सर। देखते हैं हमें एंटीबायोटिक जो है ज़्यादा वो जो सेफ हो, इसमें डोमपेरिडोन भी आ जाती है, इसमें ऑर्डेंस्टिरोन भी आ जाती है, इसमें हम जो डाइफेनहाइडामीन भी आ जाती है। अब ये तीन चीज़ें कॉमनली यूज़ होती हैं, जिसमें ग्रेविनेट का या डाइफेनहाइडामीन जो है ये है। और इसमें हमें ये देखना है कि साइड इफेक्ट किसके कम से कम है। बिल्कुल सर। वी हैव टू प्रेफर दैट मेडिसिन। अब डोमपेरिडोन को भी हम देते हैं तो उसकी कैलकुलेटेड डोज पीडियाट्रिक्स में और अडल्ट में देनी पड़ती है, क्योंकि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम को हमें अवॉइड करना प्लस है। हार्ट का इस क्यूटी शुरू का इंटरवल हार्ट प्रोलॉन्ग। टैकिकार्डिया सर के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था जब मैं एपी था ना, तभी सर ने एक दफ़ा हमारे गैस्ट्रोएंटराइटिस में ना कम से कम वी वेंट फॉर 1.5 आवर्स, क्योंकि सर के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते थे। अच्छा, और फिर व्हाट शुड बाकी, अच्छा यहाँ पे है। सो ये क्वेश्चन थे व्हाट टाइम, वो सर ने सारे जवाब दे दिए, कुछ ना कुछ सारी बात हो गई थी। सो नोजिया एंड वॉमिटिंग जो है वो डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकती है। इन्फेक्शन में हो सकती है, कैंसर में हो सकती है, प्रेगनेंसी में हो सकती है, कोई मेडिसिन ली उसकी वजह से हो गई, स्ट्रेस आ गया उसकी वजह से हो गई। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस एंड वी ऑल डील विद वॉमिटिंग्स ऑल द टाइम। पैथोफिजियोलॉजी ये है कि मल्टीपल न्यूरो ह्यूमोरल और केमिकल पाथवेज हैं जो आपके स्टमक से निकलते हैं या आपके जो इंड्यूस कर सकते हैं नॉजिया एंड वॉमिटिंग। की मोस्ट रिसेप्टर ट्रिगर जोन आपके फोर्थ फ्लोर ऑफ द इन द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल पड़ा हुआ है और वो मेडल्ला के अंदर है, और वहाँ से इनपुट जाते हैं टू न्यूक्लियस ट्रैक्टेरिस सॉलिटारिस एंड वागस नर्व, और वो हेमेटिक रिस्पॉन्स रिलीज होता है और आपकी एंटी रिगर्जिटेशन मूवमेंट शुरू होती है। आपकी लोअर इसोफेगियस स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाता है, ये ओपन हो जाता है, यू एक्सपेल इट आउट, यू फील बेटर व्हेन यू पासेस, जिसकी वजह, और ये सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो नाम हिस्टामीन और डोपामीन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन और न्यूरोकाइनिन मेंशन्ड है जो इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। मेनली अगर आप देखें तो सारी की सारी जितनी भी, चाहे वो एंग्जाइटी है, वो रेज आईसीपी है, वो रेज्ड कोई एसओएल है, या गैस्ट्राइटिस है, या ड्रग्स हैं, या हाइपरकैल्सीमिया जो भी है, इवेंचुअली दे कम डाउन टू द सेम जगह पे जहाँ पे जो आपका वॉमिटिंग सेंटर है, विच इज़ इन द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। और ये मुख्तलिफ कीमो रिसेप्टर्स हैं जो जाके पे ट्रिगर करते हैं, और इन्हीं के अगेंस्ट फिर इन्होंने मेडिसिन बना के इनको रोका और वॉमिटिंग होने को रोक देते हैं और वो कंट्रोल हो जाती है। वैसे जो वॉमिटिंग और कफ या डायरिया ना, ये एक्चुअली आर लाइफ सेविंग थिंग्स। इनको अल्लाह ने बड़ा अच्छा किया। कोई चीज़ ख़राब है आप कफ आउट कर देते हो, कोई चीज़ ख़राब है तो वॉमिट आउट कर देते हो, तो समटाइम्स। सो अगर आप बात करें कि क्लासेस ऑफ एंटी एमेटिक्स कितनी है, देयर आर 8 क्लासेस ऑफ एंटी एमेटिक्स, जिसके अंदर अगर हम पहले की बात करें, जैसे डोपामिन एंटेगोनिस्ट हैं, जिसके अंदर मेटोक्लोप्रामाइड भी आ गया, डूमपेराडोन आ गया, ऑन्डेंस्टिरोन इज़ अवेलेबल। आई थिंक वन ऑफ द कंपनीज है ऑल्सो हैव ग्रेनेस्टिन भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो न्यूरोकाइनिन एंटेगोनिस्ट हैं वो भी अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में तो खैर आप इस तरह से यूज़ नहीं करते, बट येस दे हैव बीन यूज्ड, एंटी हिस्टामीन या साइक्लोजीन या फेनारामीन, दे हैव बीन यूज्ड इन द पास्ट। अब उनके साइड इफेक्ट्स या डिजीनेस या सोने की वजह से जो आप ड्राउजी हो जाते हो वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, बिकॉज अब बेहतर एंटी एमेटिक्स जो हैं वो अवेलेबल हो गई हैं। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास 4 एंटी एमेटिक्स में आ जाती हैं, बेंजोडाइजेपिन्स हैं एंड कैनाबिनॉइड्स। इन सारी की सारी ये जितनी मैंने 8 क्लासेस बताई हैं, इनमें से एक ड्रग्स इनमें से ऐसी है जिसके ऊपर अभी पीएचडी करवा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, स्पेशली अमेरिका के अंदर, और उन्होंने यूनिवर्सिटियों ने प्रोग्राम शुरू किए हैं। वो किस पे कर रहे हैं? इस पे ऑर्डेंस्टिरोन पे ना, कैनाबिनॉइड्स कैनाबिनॉइड्स दे, और उन्होंने अब इसको कई स्टेट्स के अंदर इजाज़त दे दी है यूज़ करने की फॉर मेडिसिनल यूज़, एंड दे हैव स्टार्टेड प्रोग्राम्स ऑन कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स ये जो जिसको वो कहते हैं, क्या कहते हैं उर्फ़े आम में, चर्स कहते हैं या जो भी, हाँ। सो और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफिक कॉजेज के अंदर नंबर ऑफ एंटीएमेटिक्स आर अवेलेबल, और डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट यूज़ की जाती हैं, मतलब वन साइड डज नॉट फिट ऑल। सो
मेन रीजन हमें पता है गैस्ट्रोएंटराइटिस, वी ऑल नो कि गैस्ट्रोएंटराइटिस के साथ आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस है तो आपको वॉमिटिंग भी होगी, एंटराइटिस भी होगा। और जो इन द पास्ट चीज़ें यूज़ हो चुकी हैं उनके अंदर आपका डोपामिन एंटागोनिस्ट, हिमेटोक्लोप्रामाइड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। न्यू मेडिसिन जो है वो ऑन्डेंस्टिरॉन है। और एंटिल अर्ली 2000 एंटी एमेटिक्स लाइक प्रोमेथाजीन या मेटोक्लोप्रामाइड एंड प्रोक्लोरपैराजीन वर यूज। बच्चों में इनमें से जो डूमपेराडॉन है और मेटोक्लोप्रामाइड उसको अब 12 साल की उम्र से पहले रिकमेंड नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑन द हार्ट, और क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है जिसकी वजह से इसको ब्लैक बॉक्स वार्निंग दी गई है। बच्चों में भी बच्चों prolong हो जाता है। बच्चों में ही एक्चुअली उन्होंने मना किया ज़्यादा। नहीं, मतलब क्यों, इट्स द मेन रीजन फॉर पुटिंग देम इन ब्लैक बॉक्स इज प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल, और अगर स्पेशली अगर अंडरलाइंग हार्ट इफेक्ट है तो। इसके अंदर सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट जिसके अंदर हम ऑन्डेंस्टिरॉन की बात करें कि मतलब मल्टीपल जो पीडियाट्रिक सोसाइटीज़ हैं वो इसको रिकमेंड कर रही हैं, एंड दे आर रिकमेंडिंग इट एज ए सेफ मेडिसिन। और उन्होंने इसकी जो डोज बताई है वो है 0.15 मिलीग्राम पर केजी इन लिक्विड फॉर्मेट। और अगर चिल्ड्रन में एज वाइज देखा जाए तो वो भी बताया कि 8 to 15 में कितना देना है, 15 to 30 में कितना देना है। हाउएवर अंडर द एज ऑफ 6 months अभी हम इसको प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे। और अगर ओपियोइड इंड्यूस्ड वॉमिटिंग की बात करें तो उसमें द रोल ऑफ एंटीएमेटिक्स पुअरली डिफाइंड है, बट जो यूज़ की गई हैं वो लो डोज ड्रोपेरिडोल है। ऑन्डेंस्टिरॉन एट द डोज ऑफ 18 और 16 मिलीग्राम पर डे वाज फाउंड टू बी इफेक्टिव। और मिग्रेन एसोसिएटेड वॉमिटिंग के लिए अमूमन आपने देखा होगा कि यूज़ करते हैं पेन किलर्स के साथ, अलॉन्ग विद इट हम साथ कोई ना कोई चीज़, कोई स्टैमेटिल या कोई इस तरह की चीज़ साथ में दे रहे होते हैं, स्टैमेटिल वगैरह देते थे। सो उनके अंदर ये यूज़ हो सकती हैं चीज़ें। और लेकिन इसके अंदर इफेक्ट ऑफ दिस ऑन्डेंस्टिरॉन इतना भी स्ट्रांगली अवेलेबल नहीं है। नॉजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी में जो गायनी की प्रैक्टिस करते हैं वो लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं? वो B6 यूज करते हैं, B6? B6 भी यूज करते हैं, साइक्लिजिन भी यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन जो है सो नेविडॉक्सिन वहाँ वाइटा 6 तो एंटीहिस्टामिन इंक्लूडिंग डॉक्सालामिन, डाइफेनहाइड्रामिन are efficacious without an increased risk of congenital malformation. Metoclopramide is also effective. Serotonin ondansetron is increasingly being used. Let safety data अभी नहीं है, मे बी मतलब ये कुछ 3 साल पहले की बात है, मे बी अब इफ द डाटा इज अवेलेबल तो येस इट कैन बी सेफली यूज। 2018 में स्टडी की गई थी, रिपोर्टेड नो इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डिक मैलफॉर्मेशन बट अ हाई स्लाइटली इंक्रीज रिस्क ऑफ 0.01% ऑफ ओरल क्लेफ्ट्स। अब वो पता नहीं इसकी वजह से थे या कोई और लिमिट फैक्टर था या नहीं। प्रेगनेंसी में जो वॉमिटिंग है उसमें B6 उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है वॉमिटिंग। सर ये वैसे मुझे इसका जवाब नहीं पता, B6 वाले का प्रेगनेंसी का ये जो गाना थिंकिंग के वो सेंटर पे इफेक्ट करके उसको B6 जो है क्योंकि B6 अमूमन जिस तरह हम यूज़ कर रहे होते हैं जब एंटी ट्यूबरक्लोसिस दे रहे होते हैं, मेडिसिन दे रहे हैं या विल्सन्स दे रहे हैं, उसमें बेसिकली न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए मोस्टली जिस तरह एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन के साथ भी देते हैं या विल्सन में हम विस्टामिन के साथ कई दफ़ा देते हैं, उसके जो न्यूरोपैथिक इफेक्ट है उनके लिए होते हैं। अब इसमें पता नहीं क्या रीज़न है। सर आप क्या रिकमेंड करते हैं प्रेगनेंसी में? जी जी। मैं एक्चुअली बच्चे देखता हूँ ना, इसलिए मुझे इतना वो होता नहीं। वैसे मैं ख्याल है ऑन्डेंस्टिरॉन या ये साइक्लोजिन देते हैं जो सूट कर जाए ना, जो सूट नेविडॉक्सिन। अच्छा, nausea and vomiting from conditions such as benign paroxysmal जो वर्टाइगो वगैरह है या मोशन सिकनेस है, पहाड़ों पे जा रहे हैं तो उसके अंदर एंटीहिस्टामिन सच एज प्रोमेथाजीन, एंटीकोलिन, हायोसिन वगैरह जो है इनका इफेक्ट देखा गया है कि दे आर द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। और पैलिएटिव केयर्स के अंदर यानी कि कोई डिजीज स्टेट रिलेटेड कैंसर बर्डन है, आईलियस है, यूरेमिया है, या ट्रीटमेंट रिलेटेड कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड हैं, या बायोकेमिकल फॉर एग्जांपल किसी को हाइपरकैल्सीमिया है या टॉक्सिन मीडिएटेड सेकेंडरी टू एनोरेक्सिया कैकेक्सिया सिंड्रोम, उसके अंदर हम जो यूज़ कर सकते हैं वो मेटोक्लोप्रामाइड या हेलोपेरिडोल या क्लोरप्रोमेराजीन यूज़ कर सकते हैं। ऑल नाजिपान हमारे पास अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, बट इट्स कंसिडर वेरी इफेक्टिव। एडवर्स रिएक्शन सच एज सेडेशन एंड एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स particularly with chlorpromazine may limit the usefulness of dopamine antagonists in such patients, but they are being used and they are effective.
सो कॉम्बिनेशन अगर हम देखा जाए कि दफ़ा आपको कॉम्बो में यूज़ करनी पड़ती है, जैसे ऑन्डन स्टेरॉन डेक्सा और क्लोरप्रोमाजीन का इन चीज़ों में जो कि क्या कहना चाहिए डिजीज एसोसिएटेड थी, इट वाज फाउंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव। कई दफ़ा एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन भी ऐसी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंग्जाइटी ऑफ अगर आपने सर्जरी अंडरगो करना है तो आप कई दफ़ा डाइज़ेपैम या वेलियम्स भी इन बच्चों को देते हो या बड़ों को भी देते हो। वैसे डेक्सामेथासोन से तो ज्यादा नहीं हो जाती? डेक्सामेथासोन जो है ना, इट इज़ कंसिडर्ड एज लाइक टाइप क्लास 4 एंटी एमेटिक। और जब पहली दफ़ा मैंने ही पढ़ा था तो आई वाज वेरी सरप्राइज किया, उसके साथ तो हम म्यूकेन और अल्सैनिक और वो चीज़ें दे रहे होते हैं, बट यस इट डज सप्रेस दिस, जो वो है इन्फ्लेमेशन को कम करके, सारा कुछ कम करके, वो जो अर्ज टू वॉमिट है वो बेहतर कर जाता है। ये ओनली स्टेरॉइड विच पास ब्लड ब्रेन बैरियर, अदरवाइज नो स्टेरॉइड डजंट पास। एल्डरली में और फिर इसको ट्रॉमा में देते हैं, एल्डरली में एडिमा सेंट्रली में। एक्टिंग है प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं। किस हिसाब से डोज इज द सेम 1 to 2 milligrams या 60 milligram per meter square, उससे ज़्यादा नहीं देनी आपने। Nausea and vomiting resulting from low emetogenic chemotherapy such as paclitaxel can be treated with a serotonin antagonist ondansetron के साथ हो सकती है, मतलब वो हेल्प कर लेते हैं। सो मेनली कहने कि जिस तरह जहाँ पे काम ना कर रही हो तो आप serotonin antagonist और डेक्सा का कॉम्बो भी यूज़ कर सकते हो इन सच पेशेंट्स के अंदर। और बल्कि पहले ये इसी इंडिकेशन में ही आई थी। बिल्कुल आई ही सिर्फ कीमोथेरेपी उसके लिए थी, नाउ इट्स यूज्ड एवरीवेयर। बिल्कुल। रेडिएशन इंड्यूस्ड में अंदर बात करें तो द सेवेरिटी ऑफ रेडिएशन इंड्यूस्ड नॉजिया एंड वॉमिटिंग डिपेंड्स ऑन द इरेडिएटेड बॉडी एरिया, और टोटल बॉडी रेडिएशन का ज़्यादा रिस्क है ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सपोज ज़्यादा हो रही है उसको। तो फिर ये सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट एंड डेक्सा के कॉम्बो के साथ दे आर ट्रीटेड बेस्ट। और रेडिएशन टू द हेड एंड नेक हैज़ लो रिस्क एंड कैन बी मैनेज विद सेरोटोनिन, यानी ऑन्डानस्टेरॉन के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर जिस तरह पहले भी हमने बात की कि कॉम्बोज जो हैं दे आर मोर इफेक्टिव, लेकिन मेट्रोक्लोप्रामाइड एट द स्टैंडर्ड डोज ऑफ 10 मिलीग्राम इज लेस इफेक्टिव एज कम्पेयर टू ऑन्डानस्टेरॉन और बेंजोडाइजेपिन, ग्लोराजिपैम, क्योंकि वो ज़रा आपका नॉजिया वॉमिटिंग क्यों कम करते हैं, बाय रिड्यूसिंग द एंग्जाइटी, और तो जिसकी वजह से आप रिलैक्स रहते हैं, यू डू नॉट स्ट्रेस आउट एंड यू डू नॉट वॉमिट। अच्छा, अब एवरीथिंग कम्स विद द कॉस्ट, और जिसने पहले भी बात की कि भी ये इसके साथ आपको डिजीनेस भी हो सकती है या हार्ट पे इफेक्ट्स हो सकते हैं, या तो अगर हम रिस्क ऑफ प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल की ऑन ईसीजी में बात करें, इट्स इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर व्हेन प्रिस्क्राइबिंग एंटी एमेटिक ड्रग्स। और इसके अंदर ये देखा गया था कि सिस्टेमिक रिव्यू चिल्ड्रन डिड नॉट रिपोर्ट एनी एडवर्स इफेक्ट विद द यूज ऑफ सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट सच एज एंडानस्टेरॉन। This that there have been a multiple cases of cardiac death in children associated with repeated administration of parenteral enterosteron। ये जो यानी कि QT इंटरवल प्रोलॉन्गेशन ओरल के साथ नहीं देखा गया, लेकिन अगर आप बहुत रैपिडली आईवी लगाते हो उसके साथ हो सकता है। अब देखिए, अगर इसकी हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये सेरोटोनिन इनहिबिटर है। जब ये सेरोटोनिन को इनहिबिट करेगी तो ऑब्वियसली जो सिम्पथोमेटिक एक्टिविटी है वो ज्यादा होगी, उससे टैकीकार्डिया होगा। तो क्या आप QT इंटरवल किस तरह प्रोलॉन्ग करेगा? उसमें तो ब्रैडिकार्डिया होना चाहिए। अमूमन ये होता है कि जिसमें अंदर अंडरलाइंग साइड इफेक्ट है ना, उसके अंदर QT इंटरवल प्रोलॉन्ग हो सकता है। As you have already said, अगर कोई पैथोलॉजी है अंडरनीथ हार्ट में पैथोलॉजी है तब कहा है ना। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन कुछ नॉर्मल बच्चों में भी थी, लेकिन वो बहुत लो इंसिडेंस है। वो आपका मेटाक्लोप्रामाइड के साथ भी और डोमपेरिडोन के साथ भी, हालांकि डोमपेरिडोन सिंस द डे वी वर डूइंग हाउस जॉब्स, तो तब से हम डोमपेरिडोन नियोनेट में भी लिखी जा रहे थे और हमने कभी साइड इफेक्ट नहीं देखा। आउट ऑफ द ब्लू 4-5-7 साल पहले आ गया कि जी नहीं देनी अब आपने, क्योंकि वो कहीं उन्होंने देखा या कुछ किया हुआ कर दिया होगा। पर्सनली मेरे से पूछे, पता नहीं हज़ारों बच्चों को दी होगी, आपने पता नहीं कितने लोगों को दी होगी, सबने दी होगी। सो साइड इफेक्ट वैसे देखने में तो नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया, तो फिर तंदे। डोपामिन एंटागोनिस्ट कैन कॉज QT प्रोलॉन्गेशन, ये जिस समय अभी बता रहा था आपको कि इन्होंने ब्लैक बस वार्निंग इसको दी हुई है। अदर डोपामिन एंटागोनिस्ट इंक्लूडिंग मेटोक्लोप्रामाइड, क्लोरप्रोमाजीन और प्रोक्लोरपैराजीन आर एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग QT प्रोलॉन्गेशन। सो मतलब यूजुअली ट्राई टू अवॉइड और सेफर ऑप्शन की तरफ हमें जाना चाहिए।
एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम आपने डिस्टोनिया, एक्थेसिया, पार्किंसनिज्म जो है, रेंज ऑफ दीज पॉसिबल एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स हैं. रिस्क इज ग्रेटर विद रैपिड इंट्रावेनस इंजेक्शन, इसलिए ज़रा स्लो लगानी चाहिए. इवन जिस तरह आप राइजिक्स लगा रहे होते हो वो भी कम से कम एटलीस्ट 30 मिनट्स में और 100 ml सलाइन में जाना चाहिए. अदरवाइज कैन कॉज हाइपरटेंशन और आप उसमें भी कार्डियक अरेस्ट में जा सकते हो. इस तरह ये भी बहुत ठोकना नहीं है. और द इंसिडेंस ऑफ देखा जाए किस में ज़्यादा है किस में कम है, तो मेटोक्लोप्रामाइड अप टू 25% है, प्रोक्लोरपेराजीन में 25 to 67% है. डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ एंटीएमेटिक डोजेज एंड आई थिंक स्पीड ऑफ द बोलस पे भी और डिपेंड करती है ये बात. ये पीछे चले गए हम. एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम ही ना. और इसमें an incidence of 1 to 4% is reported for after acute administration of droperidol. Haloperidol has a higher effects of extrapyramidal symptom even at doses under 4 milligram. सेडेशन बहुत सारी कर सकती हैं, जितनी भी आपकी एंटी साइकोटिक्स हैं या जितनी भी एंटी एलर्जिक्स हैं. दैट इज़ द रीज़न कि ये अमूमन इतनी अच्छी कंसिडर नहीं की जाती हैं और उस पर लिखा भी होता है कि आप ड्राइव ना करो इसके बाद. क्लोरप्रोमाजीन या प्रोक्लोरपेराजीन या मेट्रोक्लोप्रामाइड दे आर एसोसिएटेड विद सेडेशन. और बाकी जिस तरह एंटीहिस्टामीन्स हैं दे आर आल्सो एसोसिएटेड विद सेडेशन. सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट्स आर टिपिकली थॉट टू बी नॉन सेडेटिंग. कॉन्स्टिपेशन का साइड इफेक्ट देखा गया है ऑन्डेंस्टिरोन और अदर एंटीकोलिनर्जिक्स के साथ, हायोसिन के साथ. और डोपामिन एंटागोनिस्ट सच एज मेटो एंड डोपमेरोडोन आर प्रोकाइनेटिक, सो बी ए बेटर चॉइस फॉर पेशेंट जिनके अंदर कॉन्स्टिपेशन होती है. सो जनरली देखा जाए तो ये सिंगल डोज अमूमन इज़ वेरी इफेक्टिव. चाहे आप ओरल दे दें, आईवी दे दें, आईएम, आपको 3 तरह के रूट्स अवेलेबल हैं. विद इन 30 मिनट्स रिस्पॉन्स आ जाता है. मल्टीपल इंडिकेशंस हैं, जिस तरह सर चीमा साहब ने बताया कि आई कीमो के लिए थी लेकिन अब तकरीबन ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट इज़ बीइंग यूज्ड. और वाइड रेंज ऑफ एज है, 6 months to 100 years तक इस्तेमाल कर लें. सेफ़ है विद माइनर साइड इफ़ेक्ट्स. वो विद इन 40 मिनट्स या 10 मिनट्स के अंदर आफ्टर आईवी और 40 मिनट्स आफ्टर आईएम इंजेक्शन इनका रिस्पॉन्स आ जाता है. एक छोटा सा मेटा एनालिसिस है जिसके अंदर उन्होंने तकरीबन 3500 बच्चे जो थे वो ऑब्ज़र्व किए और उनके अंदर डिफरेंट एंटी एमेटिक्स यूज़ की गई थी, जिसके अंदर ये उसका एक क्राइटेरिया था कि कितनों को किया गया था और किस तरह से ऑब्ज़र्व किया गया था. तो उसके अंदर आउटकम ऐसे देखे गए थे कि सेसेशन ऑफ वॉमिटिंग कितनों में थी, हॉस्पिटलाइजेशन, प्रिवेंशन एंड रिड्यूसिंग नीड फॉर आईवी हाइड्रेशन को देखा गया. जब वो किया गया तो अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 देखें तो देयर वाज 7 पॉइंट्स जिसको देखा गया था और जिसमें कि बेस्ट इंटरवेंशन क्या थी. मे बी द बेस्ट इंटरवेंशन, बेटर देन प्लेसिबो, मे बी बेटर देन प्लेसिबो, मे बी सिमिलर टू प्लेसिबो, सिमिलर टू प्लेसिबो, मे बी सिमिलर टू प्लेसिबो. मतलब ये सारी चीज़ें देखी गई थी और उसको उन्होंने डिफाइन भी किया कि वो है या क्या नहीं है. लेकिन इफ़ यू गो टू द रिजल्ट्स, अगर आप इसको ऊपर से देखना शुरू करें, सेसेशन ऑफ वॉमिटिंग के अंदर द बेस्ट इंटरवेंशन कैटेगरी 1 में ऑन्डेंस्टिरोन वाज कंसिडर्ड द बेस्ट वन. हॉस्पिटलाइजेशन द बेस्ट इंटरवेंशन जो थी वो भी उसमें देखा गया ऑन्डेंस्टिरोन वाज द बेस्ट. और इंट्रावीनस रिहाइड्रेशन में द बेस्ट इंटरवेंशन वाज कंसिडर्ड ऑन्डेंस्टिरोन. साइड इफेक्ट्स देखे गए तो मिनिमम वर विद ऑन्डेंस्टिरोन. डायरिया की एसोसिएशन देखी गई तो उसके अंदर भी आपकी जो ऑन्डेंस्टिरोन थी वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट कि वो नहीं कॉज करती और इट्स वेरी इफेक्टिव इन दोज पेशेंट्स. सो इफ़ लगता है तो ऐसे कंपनी वालों ने कराई है शायद स्टडी, लेकिन अपेरेंटली मतलब बहुत सारी स्टडीज में इसको सपोर्ट कर रही हैं इस वाली टाइप्स को. एंड ऑन्डेंस्टिरोन वाज द ओनली इंटरवेंशन कैटेगराइज्ड एज द बेस्ट इंटरवेंशन. द बेस्ट इंटरवेंशन category meant that with higher certainty ondansetron was better than placebo and also better than at least one of the other interventions. So it's the only intervention categorized as number 1 is considered to be the most effective and safest intervention, और साथ में is considered not other antiemetics are categorized are not good intervention for effectiveness and outcomes. बाकी इसके अगर हम ऑन्डेंस्टिरोन की बात करें तो ये माइनर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हेडेक है, फटीग है, ड्राई माउथ है, समटाइम कॉन्स्टिपेशन है. वेरी लेस कॉमन साइड इफेक्ट इन वेरी लेस नंबर ऑफ पेशेंट. ड्राउजीनेस या सेडेशन हैज आल्सो बीन रिपोर्टेड. कैरी होम मैसेज कि वी नीड टू चूज अकॉर्डिंग टू द इंडिकेशन एंड एज ऑफ द पेशेंट. प्रेगनेंसी में क्या देना है, चूज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट. जैसा मैडम ने कहा कि कहीं जो भी काम कर जाए वो दे देनी चाहिए, लेकिन ये कि दीज आर कंसिडर्ड द सेफर ऑप्शन. सो वी नीड टू चूज वाइजली फॉर आवर पेशेंट डिपेंडिंग अपॉन हिज द इंडिकेशन. थैंक यू. डॉम्पेरिडोन जो है दैट इंक्रीजेस द मोटिलिटी, हम इसको यूज करते हैं. इफ अ पर्सन कम्स विद डायरिया
should we use it? It will Sir, further increase the motility and will Yes. worsen the diarrhea. क्लिनिकली नहीं देखा या क्योंकि मतलब वही मैं जैसा कह रहा हूँ सर कि हम देख रहे थे और बहुत सारे ने कहा कि मोटिलिटी 4 जगहों पे एक्ट कर रही है, आपका इसकी टोन को डिक्रीज कर रही है, गट की मोटिलिटी को बढ़ा रही है, उसकी इधर से इधर इसकी डोज को मोटिलिटी को, ये जो आपका गैस्ट्रोडुडेनल है उसको भी रिलैक्स करिए, तो आइडली इट शुड, लेकिन पता नहीं जनरली। और एक आपकी स्लाइड में था कि इसमें जिसमें कि डाउनपेरिटोन भी थी कि कॉन्स्टिपेशन जब मोटिलिटी को इंक्रीज करती है तो कॉन्स्टिपेशन कैसे? सर वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है ना वो हाँ, सिम्फेटेरिक टोन को इंक्रीज करती है, इसकी वजह से जब सिम्फेटेरिक टोन इंक्रीज होगी तो वाटर अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। इस तरह से इसलिए डायरिया, दिस इज द अंडरनीथ, और इसीलिए वो फिर डायरिया भी कॉज ज्यादा नहीं करी होती। हां यस दैट इज द पॉइंट। डॉक्टर साहब ये जो प्रोमेथाजिन देते थे पहले फेनर्गन, अब बहुत रिलेक्टेंट हो गए हैं, कोई नई रिसर्च आई है कि बिफोर आफ्टर 2 इयर्स रिकमेंड होती थी पहले, अब कहते हैं कि आफ्टर 2 इयर्स मैडम जो क्योंकि उसके अल्टरनेटिव्स आने शुरू हो गए हैं, जिस तरह फेनर्गन, आप वॉमिटिंग में बात करिए या एज एन एंटी एलर्जिक बात करिए, एंटी एमेटिक के तौर पे, मतलब देखें जितनी भी एंटी हिस्टामीन्स थी ना, अब अगर आप जनरल देखें अभी किसका जिक्र कर रहे थे कि वो 80 इयर्स के हो गए हैं सर, तो उनसे पूछें कि फेनर्गन कब कितने अरसे से उन्होंने नहीं लिखी होगी फॉर दिस इंडिकेशन, बिकॉज बेटर ड्रग्स आर अवेलेबल, सो वो इसलिए छोड़ दी गई है और वो यूज़ नहीं किया जाता, और जिसलिए बहुत ज़्यादा फेनर्गन यूज़ हो रही है, किस लिए यूज़ हो रही है, नहीं वो बच्चों के कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करें ना, आधा चम्मच जो दे दो तो बंद कर दो, उसमें भी यूज़ नहीं करनी है। बच्चे तो माँ को रोज दे देते हैं। हाँ बिल्कुल। कैलकुलेटेड सो लेकिन मैडम यूज़ कर सकते हैं, ये बता भी रहे हैं। मतलब थोड़ी चाय की समझ रात को, अगर तो सही रात को कफ करके वोमिट करती जा रही है, लेकिन तो फेनेट restless हो जाता वो है अगर बच्चा। जो नॉक्टर्नल कफ्स हैं या अर्ली मॉर्निंग कफ्स हैं, दे आर यूजुअली एलर्जिक कफ्स, तो फिर उसको आप नेबुलाइज करें, आप उसको मतलब नाइट पे नॉक्टर्नल। रहता है बच्चा, तो हम तो नहीं, अब तो अवॉइड ही करती हूँ, मैं नहीं फेनर्गन देती बच्चों की, क्योंकि वो पेशेंट मदर करती हैं, यूज्ड हो जाती है, मदर हो जाएगा तो बहुत कुछ करती है, मदर का बस चले तो थोड़ी सी वो दे दें, फ्यून दे दें थोड़ी सी। एक्चुअली डॉक्टर ने तो कैलकुलेटेड डोज देनी होती है ना। सेफ्टी कितनी को है फेनर्गन की मैडम, फेनर्गन का एज फार एज आई नो ना, साइड इफेक्ट इज ओनली दैट इज ड्राउजीनेस एंड सेडेशन, एंड दैट्स अबाउट इट, एंड दिस इज द रीजन कि पीपल यूज इट एट नाइट टाइम, तो वो जरा पीसफुल स्लीप हो जाएगी, जरा ज़्यादा गहरी नींद सो जाएंगे, लेकिन अगर आप ये कहें कि वो एलर्जिक कफ को सुप्रेस करेगी तो इट डज नॉट एक्चुअली। उसमें साथ मॉन्टिलिपास देते हैं। हाँ मोटिलिकास नहीं, वो प्रिवेंट करेगी, नेबुलाइज कर लें, आप स्टेरॉइड्स दे दें, इनहेलर्स दे दें। हाँ मोटिलिकास 4 मिलीग्राम। डिपेंड करता है ना कि वो एनर्जी किसकी? और उसकी बेसिकली इसकी डोज मैंने पीछे बताई थी कि 0.15 मिलीग्राम पर केजी पर डे है, और 0.15 1 मिलीग्राम का कोई अडल्ट में अमूमन 8 मिलीग्राम आप थ्राइस से डे दे सकते हैं। यूजुअली हम एडल्ट्स में तो 8 मिलीग्राम ही यूज जी सर, डोज 0.1 मिलीग्राम बस के, हाँ इसके 1.1 0.15, 0.15 so this is a dose. मिलीग्राम बच्चों में तो कैलकुलेटेड डोज देनी होती है। ये सिंगल डोज है, ये सिंगल डोज है। सिंगल डोज है। 0.15 सिंगल डोज है। ओवरडोज कैसे प्रेजेंट करेगी? ओवरडोज ऑफ डिटॉक्स कैसे? इसके साइड इफेक्ट्स जो जिस हमने बताया कि ड्राउजीनेस हो सकती है, या हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है, या हेडेक्स हो सकते हैं, या कॉन्स्टिपेशन ऐसे प्रेजेंट कर सकती है। साइड इफेक्ट्स साथ ही प्रेजेंट करेगी वह ओवरडोज होगी तो। अब ये नहीं हो सकता। सिरप में 5 ml में कितना है? 4 मिलीग्राम। और है, और इंजेक्शन 8 का है, टेबलेट भी है इसकी है। 10 kg इंजेक्शन 4 मिलीग्राम का भी शायद अवेलेबल, 4 वाला भी अवेलेबल है। 4 मिलीग्राम है, टेबलेट 8 की है ना। टैबलेट 8 की है, बिल्कुल ऐसे ही। इंजेक्शन भी है। हाँ इंजेक्शन भी 4 मिलीग्राम और 8 मिलीग्राम दोनों में। 4 मिलीग्राम। इसको और सीख रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।